क्या होता अगर मुगल एम्पायर स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होता? खैर, इसका एग्जैक्ट जवाब देना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम खुद से ऐसे सिनेरियोज इमेजिन करेंगे कि आज अगर मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता तो उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट होता और साउथ एशिया के रीजन पे क्या इम्पैक्ट होता। सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि मुगल एम्पायर अपने पीक पीरियड पे है, मतलब वो सारा एरिया जो औरंगजेब आलमगीर के दौर पे मुगल एम्पायर के पास था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो मुगल एम्पायर के पास इस वक्त अफगानिस्तान की नॉर्थ वाली साइड पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे एरिया शामिल होते और मुगल एम्पायर का एरिया 3.9 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला होता। अगर इस एम्पायर की कैपिटल की बात की जाए तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली, आगरा या लाहौर इनकी कैपिटल होती है। इस एम्पायर के अंदर 1.8 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन होती है, जो कि इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनाता। अब जरा इस मुगल एम्पायर की इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। खैर, सही से अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि मुगल एम्पायर के पास कितनी जीडीपी होती, लेकिन यहाँ फिर से हम एक इमेजिनरी सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि मुगल एम्पायर अपने पीक पीरियड के अंदर वर्ल्ड का 25% जीडीपी होल्ड करता था। तो अगर आज भी वर्ल्ड का 25% जीडीपी होल्ड करता तो मुगल एम्पायर की जीडीपी इस वक्त 24 ट्रिलियन यूएस डॉलर होती, मतलब आज के अमेरिका की जीडीपी के बराबर होती। अगर इस एम्पायर के स्टेट रिलीजन की बात की जाए तो वो ऑफ कोर्स इस्लाम ही होता, क्योंकि सारे मुगल किंग्स मुस्लिम ही थे। और इस मुगल एम्पायर का नेशनल फ्लैग कुछ इस तरह से होता। अगर मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता तो क्या इम्पैक्ट होता है इस रीजन के अंदर? सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस रीजन का आर्ट और कल्चर एक नेक्स्ट लेवल तक चला जाता। इस रीजन के अंदर आपको दुनिया की बेहतरीन आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स और दुनिया की बेहतरीन बिल्डिंग्स मिलती। जैसे इस वक्त मिडिल ईस्ट एरिया में हम देखते हैं कि दुनिया की बेहतरीन बिल्डिंग्स वहाँ बनी है। सेम उसी तरह अगर मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता तो साउथ एशिया के अंदर दुनिया की बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और दुनिया की बेहतरीन बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते। जैसे इस वक्त अमेरिका और यूरोप के अंदर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी लोगों को खुद से इन्फीरियर समझा जाता है। अगर मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता तो हो सकता था ऐसा ना होता, क्योंकि मुगल एम्पायर एक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एम्पायर होती और दुनिया के अंदर इसका एक खास इम्पैक्ट होता। और ये भी पॉसिबल था कि अगर मुगल एम्पायर आज एग्जिस्ट करता तो आज का सुपर पावर मुगल एम्पायर ही होता। जैसे इस वक्त साउथ एशिया के लोग काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता तो बहुत चांसेस थे कि उनको मुल्क के अंदर ही आपने कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि साउथ एशिया की रीजन के अंदर रिलीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा फाइट होती रहती है। तो बहुत से चांसेस थे अगर मुगल एम्पायर होता तो रिलीजन के नाम पे फाइट्स ना होती, क्योंकि कोई भी किंग ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके रीजन के अंदर रिलीजन के नाम पे फाइट्स हो और उसकी स्टेट अनस्टेबल हो। जो बुरे हालात इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं, जो इस्लामोफोबिया दुनिया में फैला हुआ है, बहुत से चांसेस थे अगर मुगल एम्पायर एग्जिस्ट करता तो ऐसा ना होता, क्योंकि मुस्लिम स्टेट होने के नाते इस्लाम के लिए मुगल एम्पायर हमेशा आवाज़ उठाता। अब जरा नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट की बेतहाशा वायलेशन होती। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री को देखा जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत कानून को दी जाती है, जबकि किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत किंग को दी जाती है। किंग जिस चीज़ को सही कहेगा वो सही होगी, जिसको गलत कहेगा वो गलत होगी। कानून हमेशा किंग के नीचे ही रहता है किंगडम के अंदर। तो इसलिए मुगल स्टेट के अंदर बहुत चांसेस थे कि ह्यूमन राइट की बेतहाशा वायलेशन होती, और इसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जैसे आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को देख लीजिए और इससे बढ़ के नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए कि किस तरह ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है वहाँ। इवन मिडिल ईस्ट की आप डेवलप कंट्री भी देख ले, वहाँ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं भी देखने को मिलती। इसके अलावा इस स्टेट के अंदर हमेशा एक सिविल वार छिड़ी रहती। मुगल फैमिली के अंदर हमेशा इस तख्त को लेने के लिए एक स्ट्रगल चलती रहती, जिसकी वजह से कंट्री अनस्टेबल रहता। इसके अलावा ये स्टेट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती। अगर एक अच्छा किंग आता तो स्टेट बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर एक बुरा किंग आएगा तो स्टेट बहुत ही बुरी हो जाएगी। मतलब जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री एक सिस्टम के ऊपर इंहिसार करता है, सेम उसी तरह किंगडम के अंदर किंग के ऊपर पूरा स्टेट इंहिसार करती। कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म का अगर किंग इस स्टेट के अंदर आ जाता तो माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती, और अगर कोई सेक्युलर आ जाता तो मुस्लिम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती। मतलब लोकल के ओपिनियन की कोई वैल्यू ना होती। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आर्ट और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग मिलता है, लेकिन यहाँ एक इसकी डार्क साइड भी है कि आर्ट और कल्चर सिर्फ किंग के रिलेटेड ही होता। मतलब जो बिल्डिंग्स और आर्ट क्रिएट किया जाता वो सिर्फ किंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती। इसके अलावा जो पोइट्री, म्यूज़िक और डांस किया जाता वो जस्ट किंग्स को एंटरटेन करने के लिए किया जाता, ना कि अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आज के टाइम पे होता है। इसके अलावा किसी भी सोशल इशू को आर्ट के ज़रिए डिस्कस न किया जाता, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा इशू डिस्कस होता तो स्टेट को नुकसान पहुंच सकता है इससे। बाकी आपको ये पता है कि मुगल किंग्स जो थे वो कितने इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। ज़्यादातर उन्होंने अपना टाइम अयाशियों पे ज़ाया किया है। इस्लाम का नाम तो जस्ट उन्होंने अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए यूज़ किया है।
अगर यहाँ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूं कि मुगल एम्पायर को इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो मेरा स्ट्रेट सा आंसर है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त दुनिया एम्पायर से बहुत आगे जा चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ बन चुके हैं, हर कंट्री के अपने लॉ अपना सिस्टम बन चुका है। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी एम्पायर की इस रीजन को ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर हम साउथ एशिया के कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हम डिक्टेटरशिप भी नज़र आती है। कंट्री के हालात को देख के ऐसा ही लगता है कि कोई एक ही आदमी पूरे कंट्री को रूल कर रहा है, जैसे किंगडम के अंदर होता है। इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर आपस में काफ़ी ज़्यादा नफरत है। अगर वो ख़त्म हो जाए और प्रॉपर गवर्नमेंट काम करे आवाम के ऊपर तो बहुत बेहतरी हो सकती है। बहुत से चांसेस है कि साउथ एशिया का रीजन भी यूरोप और अमेरिका की तरह एक डेवलप्ड एरिया बन जाए। खैर जो भी हो, लेकिन मुगल एम्पायर की एक बहुत ही शानदार किस्म की लेगेसी रही है जो आज तक हमें देखने को मिलती है इस रीजन के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है कि मुगल एम्पायर को एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए।